नमस्कार, मैं विरद आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये दोपहर 2 बजे का सेशन है और इसमें हम लोग ऑल स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो कॉमन जनरल स्टडी का जो पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं कुछ स्टेट्स की, जैसे यूपी की हैं, एमपी की हैं, इसके अलावा बिहार है और जो दूसरे स्टेट्स भी हैं, उत्तराखंड वगैरह, इन सब चीज़ों को, इन सब के लिए कॉमन जो स्टडी है वो कराई जा सके हर चीज़ में। इस क्रम में मैं इतिहास आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं और प्राचीन भारतीय इतिहास से हमने पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। और प्राचीन भारतीय इतिहास में अब हम आज जो है अगले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे जो कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, यानी कि वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है। और आप सब लोगों को मालूम है जैसा कि हम इसके पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। आपको उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी मिल गई होगी और आप ध्यान से उसको पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन जो है उसमें आप देख सकते हो वैदिक सभ्यता के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा, ऋग्वैदिक काल। इसके अलावा हम ऋग्वैदिक काल के समय के ठीक पहले कैसे आर्यों का भारत में आगमन हुआ, आर्यों का किस प्रकार से भारत में आगमन हो रहा है, इसको लेकर के किस किस प्रकार के विचार हैं इतिहासकारों के, उनके ऊपर थोड़ा हमारी चर्चा आज की रहेगी। तो हम इसमें कवर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। अगर हम देखें तो हम थोड़ा सा सामान्य सी चर्चा करेंगे, जैसे कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, मूल निवासी ये कहाँ के रहे होंगे, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर हम बताएंगे कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है और पिछले सत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले सत्र में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स क्या हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएंगे, जिसको अभी हम आपके सामने हाजिर करेंगे। पहला प्रश्न पूछा था हमने आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऐसी जगह का नाम आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। धौलावीरा को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली थी, घरों में कुएं पाए जाते थे। इसके अलावा जो बांध वगैरह है उससे निर्मित जो दूसरे पानी के स्रोत थे उन सब का प्रयोग अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें सिकंदरिया है, लोथल है, इसके अलावा नागपत्तनम है और महास्थानगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लोथल जो है ये इनका बंदरगाह सिटी था। ठीक है, तो इसे गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक, जो कि भोगवा नदी के किनारे था। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, 4 नाम दिए गए थे, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। और इसमें से आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गंगा के किनारे स्टैब्लिश नहीं थी, बाकी 3 नदियां इसमें शामिल थी जो कि सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आया करती थी। तो इस नाते हमारा जो पहला, दूसरा और तीसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सही हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमने पूछा था, कांसे के नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी हम लोगों ने किए हुए थे। अगला प्रश्न जो था वो मेंस प्रोस्पेक्ट से था, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता था इस चैप्टर से, वो था भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं में से इस बात से भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। इस पर टिप्पणी करना था। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जो कि आप ज्वाइन करोगे। यहां पर आपको इसका जो रिटन आंसर है वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि स्टडी IQ IAS के द्वारा IAS का कोर्स लॉन्च किया गया है और पहली बार YouTube में ओपन YouTube क्लासेस रखी गई हैं। बट ये पेड कोर्सेज होंगी जिससे कि सीरियस कैंडिडेट ही इसमें आकर के शामिल हो सके। और आपका जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो सब कुछ इसमें मिलेगा, करंट अफेयर से लेकर के ताजा तरीन जो भी जानकारियां हैं, अपडेशंस हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स की सारी श्रृंखलाएं, एक स्पेशलाइज्ड टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और तमाम सारे जो मॉक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर करने को उपलब्ध होंगे। पर इसके लिए आपको एक कोर्स परचेज करना पड़ेगा और कोर्स परचेज करने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है विरद लाइव। अगर आप विरद लाइव कोर्स का कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप कोर्स आसानी से परचेज कर सकोगे। ठीक है, इसके अलावा चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की।
और सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य परिचय के बारे में कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात आने वाला जो अगला जो अध्याय है जिसपे हम लोग चर्चा करते हैं हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके ऊपर, तो वैदिक सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर हमारी कुछ चर्चाएं रहेंगी। देखिए, ये बात तो सत्य है, इस पे एक विवाद जरूर आता है कि ये आर्य कहां से आए थे, लेकिन जो भी हो, जहां से भी आए हों, एक बात तो सत्य है कि प्रारंभिक आर्य कल्चर जो है हमको भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। मुख्यतः गंगा यमुना के दोआब और सिंधु सरस्वती के दोआब रीजन का जो सप्त सैंधव रीजन है, उस सप्त सैंधव रीजन के आसपास का ये भौगोलिक क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। वास्तविक रूप में आप देखोगे तो ये कुछ, अगर हम ये मानते हैं कि ये माइग्रेट होकर के आए थे, तो इनके माइग्रेशन का जो फ्लो है समथिंग लाइक दिस है। और आप देख सकते हैं ये गैंजेटिक प्लेन है, ये यमुना का प्लेन है, और गंगा और यमुना का जो मत्स्य रीजन है यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसका प्रसार होते हुए दिखाई देता है। और इधर वाली जो नदियां आपको देखने को मिल रही हैं, इंडस रिवर की जो फ्लो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें ये सरस्वती नदी है, इसी तरीके से सिंधु सरस्वती का ये पूरा का पूरा रीजन है सप्त सैंधव प्रदेश का। तो सप्त सैंधव प्रदेश इंडो आर्यंस जो है शायद यहाँ से आके मूव किए होंगे, ऐसा तमाम सारे इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। तो मुख्य तौर पे हम ये देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का सप्त सैंधव रीजन था, सप्त सैंधव जो प्रदेश था, शायद ये इनका मूल निवास स्थान रहा होगा या फिर इनके प्रसार के समय में ये इनका मूल स्थान रहा होगा, ऐसा भी माना जा सकता है। सप्त सैंधव प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का जो पूरा रीजन है उस रीजन को कवर किया गया होगा। आप देख ही सकते हैं यही वो पूरा रीजन है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, जिसमें पंजाब का रीजन कवर्ड है, ठीक है, जिसमें पंजाब का रीजन कवर्ड है, सिंध का रीजन कवर्ड रहता है, इसके अलावा बलूचिस्तान का रीजन कवर्ड होता है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का रीजन कवर होता है, अफगानिस्तान का रीजन कवर होता है। और अगर हम नदियों की बात करते हैं तो सरस्वती और जो सिंधु नदी है, यानी कि सिंधु और सरस्वती नदी का जो इलाका है, सिंधु और सरस्वती नदी का जो इलाका है वो, ठीक है, सिंधु सरस्वती रीजन। इसके अलावा गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, ये प्रदेश जो है इसके अंतर्गत आते रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। मूल तौर पर देखा जाए तो ये वाला जो जोन है इसको हम लोग ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जानते हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है, इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से जाना गया है। अगर आप मनुस्मृति में देखेंगे तमाम सारी जगहों पर ये वाला जो रीजन है इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश के नाम से या ब्रह्मावर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मावर्त रीजन इसको भी कहा जाता है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन है थोड़ा कि ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा, आर्यावर्त प्रदेश कौन सा है, लेकिन बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि इस तरीके के रीजन्स को हम लोग इनके अंतर्गत रखेंगे। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है वो हमारे लिए भौगोलिक क्षेत्र की प्रमुख मान्यता रखता है, राइट। तो ये आपको करेक्शन समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सब में एक और पॉइंट भी है, करीब 1400 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, 1400 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो एशिया माइनर में एक जगह है, एशिया माइनर की एक जगह है जहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं बोगज कोई अभिलेख, जो कि आपको ईरान के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि आपको एशिया माइनर में देखने को मिलेगा, जिसमें जो देवी देवताओं के नाम वर्णित किए गए हैं वो ये जो ऋग्वैदिक देवी देवता हैं उनके नाम यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। और इससे पता चलता है कि शायद जो आर्यंस हैं उनका मूवमेंट जो है वो ईरान से होकर के इंडिया में हुआ था। तो ये भी एक साक्ष्य है जो इस तरीके के बातों को रिप्रेजेंट करता है। परंतु इन सब चीजों को जानने के पश्चात अब यहाँ जानना ये जरूरी हो जाएगा कि ये जो आर्यों का जो आगमन है, ये जो आर्यों का आगमन है, कमिंग ऑफ आर्यंस जो हैं, इन कमिंग ऑफ आर्यंस में ये जो आर्यों का जो आगमन हुआ है ये किस प्रकार से, माइग्रेशन का जो पॉइंट्स है वो किस प्रकार से हुआ होगा, इसको देखा जाए, अगर समझा जाए या पढ़ा जाए तो इस पर कई प्रकार के विवाद हैं। और विवाद दो तरीके की चीज को लेकर के है। पहला, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य हैं वो भारत की मूल सभ्यता से रिलेटेड हैं, यानी कि इंडिया में ही बसे थे पहले से ही। इस बात को मानने वाले कई सारे पक्षधर हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें से कुछ कहते हैं कि ब्रह्मर्षि प्रदेश में बसे थे, कुछ का कहना है मुल्तान का जो देवी का स्थान है वहां पे बसे थे, कुछ तिब्बत का जो आसपास का रीजन है वो सब बताते हैं, ठीक है।
और कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्य जो है विदेशी सभ्यता से आए थे, तो उनमें भी विवाद है, यानी कि आर्य जो है वो भारत में बाहर से आए हैं, ऐसा भी विवाद हमको देखने को मिलता है। तो जो भारत में आए हैं और जो भारत से बाहर से आए हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मान्यताएं हैं, उनको हम लोग यहाँ पर चर्चा एक बार करते हैं और जरा देखने के प्रयास में समझते हैं। सबसे पहले उन पॉइंट्स को समझते हैं और उन दानों के मत को समझने का प्रयास करते हैं जो बताते हैं कि आर्य जो है वो भारत में ही कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। सबसे पहला नाम यहाँ पर पंडित गंगानाथ झा जी का आता है और इनका मानना यह है कि आर्य जो है वो भारत में ब्रह्मर्षि प्रदेश से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश से। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मर्षि प्रदेश जो है ये कहां पे पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया है जो गंगा यमुना का दोआब है, गंगा यमुना का जो दोआब रीजन है, ठीक है, वो आपका ब्रह्मर्षि प्रदेश के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ सिंधु से सरस्वती का जो रीजन है, सिंधु सरस्वती प्रदेश से घिरा हुआ जो सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। सिंधु की जो इसमें 7 सहायक नदियां हैं, पौरुष्वणी है, रावी है जिसको बोलते हैं आप, अश्किनी जिसे चिनाब बोलते हैं। इसी तरीके से आप जो आपका दृष्टवती है, सरस्वती है, विपाशा है जिसे आप व्यास बोलते हैं, शतुद्री है जिसे आप सतलज बोलते हैं और वितास्ता जिसे आप झेलम बोलते हैं। ऐसी सारी नदियों को मिलाकर के सप्त सैंधव प्रदेश बनता है जिसका रीजन जो है वो ब्रह्मर्षि प्रदेश के अंतर्गत या ब्रह्मावर्त रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां इस तरीके का पूरा जो जोन क्रिएट करती हैं वो इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश के अंतर्गत गिनती हैं। ठीक है, तो दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो मथुरा तक, दक्षिण में मथुरा तक इसका प्रचार आपको देखने को मिलता है, दक्षिण में मथुरा तक इसका प्रसार आपको देखने को मिलता है। तो ये गंगानाथ झा जी का कहना है कि आर्य जो है इस रीजन में पहले से ही बसते थे, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। दूसरा नाम यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक नाम आपको देखने को मिला, दूसरा नाम आपको मिलेगा देखने को DS त्रिदेव। और DS त्रिदेव जो हैं इनका मानना है कि आर्य जो है वो मुल्तान से बिलोंग करते थे। आर्य कहां से बिलोंग करते थे? मुल्तान से। और मुल्तान में देविका जगह होती थी, देविका, तो मुल्तान के देविका से बिलोंग करते थे ये। तो ये उस समय मुल्तान की जब बात करी जा रही है तो वो हिस्सा भी जो पाकिस्तान का रीजन है वो भी इंडिया के अंतर्गत ही काउंट होता था, तो स्वाभाविक से बात है हम उसे भारत के अंतर्गत ही गिनेंगे। इसके अलावा LD कल्ल जो तीसरे हिस्टोरियन है उनका ये मानना है कि ये कश्मीर या हिमालयन रीजन से बिलोंग करते थे, कश्मीर या फिर हिमालयन प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये इनका मानना है। ठीक है, और इसके अलावा अगला नाम हमको देखने को मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि भगवान दास गिडवानी जी के नाम से है और इनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है रिटर्न्स ऑफ द आर्यन। ये भगवान दास गिडवानी की किताब है, रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनकी किताब है और इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो मतलब इनका जो निवास स्थान है वो मूल रूप से भारत में ही था, मतलब भारत के ही रीजन है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। नॉर्दर्न रीजन जो इंडिया का है वहां से बिलोंग करते थे, तो ये भारत को ही निवास स्थान बनाते हैं या बताते हैं आर्यों का भगवान दास गिडवानी की इस किताब में। इसके अलावा अगला जो सोर्स है वो दयानंद सरस्वती और पार्टीजर का कहना है कि ये तिब्बत से बिलोंग करते थे, यानी कि आर्य जो है मूल निवासी कहाँ के थे? तिब्बत के, तिब्बत जो कि उस समय भारत के ही रीजन के अंतर्गत आ सकता है। तो एक ये भी सोर्स है कहने का। और एक और सोर्स आपको यहाँ पर छठवां अविनाश चंद्र दास जी का देखने को मिलेगा, जिनका मानना है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव रीजन से बिलोंग करते थे और सप्त सैंधव रीजन जो था वो उस समय भारत का ही प्रदेश था जिसे आप आर्यवर्त के नाम से जानते हो। तो ये वो कुछ जगहें हैं जहां के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया। इसमें कुछ नदियां आई हैं, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। रावी नदी जो है इसको आप पौरुष्वणी के नाम से जानते हैं, पौरुष्वणी। ठीक है, इसके अलावा चिनाब जो नदी है, चिनाब, इसे अश्किनी के नाम से जाना जाता था, अश्किनी। इसके अलावा झेलम की बात करें तो झेलम को वितास्ता के नाम से जाना जाता था, वितास्ता। इसके अलावा आप जो है व्यास की बात करेंगे, व्यास नदी की, तो व्यास या व्यास, इसे विपाशा के नाम से जाना गया, विपाशा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा शतुद्री नदी है एक, शतुद्री, जो कि पुराना नाम है सतलज का, तो सतलज जो कि शतुद्री के नाम से जानी जाती थी। ये 5 नदियों से घिरा हुआ जो रीजन है वो पंजाब कहलाता है। तो ये पंजाब की 5 नदियां हैं, पंच मतलब 5, आप मतलब नदियां, तो पंजाब की 5 नदियां प्लस एक सरस्वती,
और एक दृशदवती, दृशदवती, ये सारी नदियां हो गई 7, और इनका जो रीजन है इसको मिलाकर के बनता था सप्तसैंधव प्रदेश। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय लोग बिलोंग करते थे, इन सब चीजों में बिलीव करते थे। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस बात में बिलीव करते हैं या जिनका ये कहना है कि आर्य भारत से बाहर आए थे, भारत के बाहर से माइग्रेट होकर के भारत में आए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आपको बाल गंगाधर तिलक जी का मिलता है। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है द एशियाटिक होम्स इन वेदास। तो ये द आर्कटिक होम्स इन वेदास, आर्कटिक होम्स इन द वेदास। तो इनका यह मानना है कि आर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से बिलोंग करते थे। आर्कटिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, आर्कटिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव में पड़ेगा। और इनका कहना है कि ऋग्वेद में कई ऐसे सूक्त हैं, ऋग्वेद में कई ऐसे सूक्त हैं जिनसे ये अर्थ निकलता है कि मतलब जिनके अर्थों में इस बात को निहितार्थ किया गया है, जहां पे 6 माह दिन और 6 माह रात की बात की जाती हो। ठीक है, ऐसे कई सारे सूक्त हैं जिनमें इस तरीके की चीजों का वर्णन किया जाता है। और ये आर्यों से बिलोंग करती हैं, तो उनका मानना है कि ये तो आपको आर्कटिक रीजन में ही मिलेगा। इस वजह से उनका मानना है कि ये जो आर्य हैं ये शायद भारत में आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है, तो एक सोर्स आपका ये मिलता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये है पिनाका एवं हर्ट का। पिनाका एवं हर्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि ये लोग जर्मनी से आए थे। कहां से आए थे? जर्मनी से। तो जर्मनी से आर्यंस भारत में आए हैं, इस बात का बिलीव जो है वो कौन है, किनका है? पिनाका एवं हर्ट का है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट पे हम देखें तो पी गाइल्स हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है। इनका मानना है कि ये हंगेरियन रीजन जो है, यानी यूरोप में जो हंगरी प्रदेश है, यूरोप में हंगरी रीजन जो है, हंगरी प्रदेश, वहां से बिलोंग करते थे। और जो डेन्यूब नदी की घाटी है, डेन्यूब नदी की जो वैली है, वहां के आसपास शायद ये बसे हुए रहे होंगे और वहां से माइग्रेट होकर के यहां पर आए थे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, ये एडवर्ड मेयर की बात करते हैं। एडवर्ड मेयर का मानना यह है कि पामीर का जो पठार है, ठीक है, पामीर का पठार, जिसे आप संसार की छत भी कहते हैं, पामीर का पठारी क्षेत्र, ये इनका मूल निवास स्थान रहा होगा और वहां से माइग्रेट होकर के यहां पर आए हैं। पांचवें नंबर पे नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड की बात करते हैं। तो इनका मानना है कि जो साउदर्न रशिया का जो इलाका है, दक्षिणी रूस का जो इलाका है, यूक्रेन का जो पोर्शन है, यूक्रेन, ठीक है, आजकल तो आप यूक्रेन वॉर के रूप में देख रहे हैं सारी चीजें, तो ये यूक्रेन के आसपास से आकर के भारत में माइग्रेट हुए थे। ठीक है, और एक और नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ब्रांडेनस्टाइन। और ब्रांडेनस्टाइन का मानना यह है कि सोवियत संघ जो है, सोवियत रूस, या जिसको आप सोवियत संघ के रूप में पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, उसका जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत का, या पूरा लिख देता हूं, सोवियत संघ का यूराल पर्वत का दक्षिणी प्रदेश, और दक्षिणी प्रदेश में भी जो सूखी घाटी है, ठीक है, दक्षिणी प्रदेशों में भी जो सूखी घाटी है, सूखी घाटी, तो सूखी घाटी के मैदानी भाग से ये आए थे। सूखी घाटी का जो मैदान है वहां से माइग्रेट होकर के भारत में आए थे, ऐसा मानना है ब्रांडेनस्टाइन का। तो ये विदेशी लोग रहे हैं आर्यंस, इस बात के पक्षधर जो हैं वो मैंने यहां पर डिस्कशन की है आपसे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा कुछ एक आध पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे एक नाम मैं यहां पर जरूर जोड़ूंगा जो कि है जेजी रोड्स का, जेजी रोड्स का। और जेजी रोड्स जो हैं ये क्या कहते हैं, इनका कहना यह है कि ईरान के उत्तरी भाग से, यानी कि नॉर्दर्न ईरानियन रीजन जो कि कैस्पियन सी से होकर के गुजरता है, वहां से ये माइग्रेट होकर के आए होंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में मैप में दिखाया था, वो वाला रीजन यहां पर माना जाता है। ठीक है, बेसिकली जेपी रोड्स का ये मानना है, जेजी रोड्स का ये मानना है कि आर्यंस जो है वो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया जो रीजन है, बैक्टीरिया जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करते थे। बैक्टीरिया वही हिंद यूनानी प्रदेश जो कभी आगे मध्य प्राचीन भारत में आप जब मौर्यंस के आसपास पढ़ेंगे तो वही वाला रीजन इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, और उनका नाम है मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर का नाम आपको और यहां पे याद रखना है, मैं यहां लिख दे रहा हूं
मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का ये मानना है कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे, आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने हिंदुकुशा पहाड़ी को पार किया और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए, सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए। और इन्हीं के ही इस विचार से ये बात मानी जाती है कि शायद आर्य जो है वो आक्रमणकारी थे और जब ये आक्रमण किए भारत में आकर के तो वहां पर उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो रहते थे और इनके साथ इनके युद्ध हुए जिसमें आईवीसी के लोगों की पराजय हुई और आर्यंस यहां पर स्टैब्लिश हो गए, ऐसा कुछ कहना इनका है। सो मैं आपको ये बता देता हूं कि ओवरऑल जो भी हो हमें ये पता चलता है, मैक्सिमम सोर्सेज जो हमको पता चलते हैं कि आर्यंस जो है वो कहीं के भी रहे हों, लेकिन इस बात के प्रमाण बहुत ज्यादा नहीं मिलते कि आर्य जो है वो विदेशी आक्रांता के तौर पर एक्सेप्ट हो सके कहीं पर, ऐसा नहीं मानना है कहीं पर। तो विदेशी आक्रांता के तौर पर इनको नहीं देखा जाता, लेकिन ये भारत के ही निवासी माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं जिसमें हमने आपको दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं आर्य संस्कृत की विशेषता क्या है, यानी कि जो ये आर्यन कल्चर है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करते हैं तो माना जाता है कि इनकी भाषा जो है भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा। लैंग्वेज में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि लैंग्वेज जो है इनकी वो भारोपीय है। भारोपीय भाषा का मतलब ये हो गया, जैसे बीबी लाल इस मत के बहुत बड़े समर्थक हैं, डॉक्टर बीबी लाल का नाम आप याद रखेंगे, ये इस मत के बहुत बड़े समर्थक हैं कि इनकी भाषा जो है वो भारोपीय रही होगी। हिंद यूरोपीय भाषा जिसे आप कहते हैं ना, हिंद यूनानी भाषा, हिंद यूनानी या हिंद यूनानी भाषा जो है, यूरोपीय भाषा जो है वो आपकी कहलाती है जो आर्यन संस्कृति की लैंग्वेज के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो। इसके अलावा सर्वप्रथम इस बात का मत जो है वो एक कह सकते हैं न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। इनका नाम क्या था? विलियम जोन्स। सबसे पहले इन्होंने ही मत दिया था कि इनकी भाषा जो है वो भारोपीय भाषा के रूप में जानी जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। संस्कृत की बात करें, प्राचीन यूरोपीय भाषा की बात करते हैं, या फिर हम लैटिन लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, संस्कृत की बात कर लें, या फिर यूनानी भाषा की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें प्राचीन लैटिन की, लैटिन लैंग्वेज जो है, ये सब जो है भारोपीय भाषा के अंतर्गत इनके अनुसार मानी जाती हैं। और इस तरीके की भाषा की जब इन्होंने खोज करी, मतलब विलियम जोन्स ने जब इन तरीके की भाषा के बारे में जाना और इसके रीजंस के बारे में जाना, तो इसे इन्होंने नई दुनिया का आविष्कार कहा। इस तरीके की भाषा को इन्होंने क्या कहा? नई दुनिया का आविष्कार इन्होंने कहा है, आविष्कार इन्होंने कहा है। तो नई दुनिया का आविष्कार इस तरीके की भाषाओं को माना किसने है? विलियम जोन्स ने माना है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंस जो है वो अश्व की उपयोगिता को लेकर के है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो छुप गए उसी की वजह से। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यह है कि अश्व की उपयोगिता बहुत ज्यादा थी क्योंकि आर्यंस जो थे वो सेमी नोमैडिक कहलाते हैं। इनका मानना है कि इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग घुमंतु जनजाति के थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते थे। तो माइग्रेट होने के लिए आपको किसी ऐसे प्रकार के जीव की आवश्यकता होगी या साधन की आवश्यकता होगी जो आपका पूरा का पूरा जो चीज़ है उसको लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो सके। घोड़े इस मायने में काफ़ी उपयोगी थे। इसके अलावा युद्धों में भी इसका प्रयोग होता था और युद्ध में आप देखेंगे रथ का प्रयोग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोगों को इस तरीके से। तो रथ में भी घोड़े होते थे, इस वजह से भी अश्व की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। युद्धक रथों का प्रयोग करते थे। बार बार यहाँ पे आर्य शब्द आ रहा है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी आर्यंस जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कभी कभी नॉर्मली। आर्य वाले जो पहिए थे इनका भी प्रयोग किया जाता था, रथों में इसका प्रयोग होता था काफी ज्यादा तेजी से अगर देखा जाए। अगर हम देखें तो दाह संस्कार का प्रयोग करते थे, मतलब शवों को दफनाने की बजाय दाह संस्कार जो है वो ज्यादा बिलीव होता था। और आज भी आर्य हिंदू सभ्यता जो है वो दाह संस्कार ही करती है, तब से लेकर आज तक यही संस्कृति चलती आई है। इसके अलावा ये लोग अग्नि की पूजा करते थे, पशु बलि भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी शायद। सोमपान भी किया जाता था, ऐसा इनकी संस्कृति में देखने को हम लोग को मिलता है। तो अग्नि की पूजा वगैरह हमको यहाँ पर श्रेष्ठता में देखने को मिलती है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंसेज हैं। इन सारे इंपॉर्टेंसेज को हम लोग अलग अलग जो वेद हैं उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
ये चारों वेद इन्हीं आर्यंस के द्वारा लिखे गए या इन्हीं आर्यंस के द्वारा दिए गए, जिसका कंपाइलेशन जो है बाद में ऋषि वेदव्यास जी ने किया था, और वो 4 भागों में विभाजित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा दूसरे भी वैदिक ग्रंथ हैं जो कि आरण्यक के रूप में जाने जा सकते हैं, इसके अलावा उपनिषद के रूप में जाने जा सकते हैं, इसके अलावा आप इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में भी जान सकते हो, ठीक है। तमाम सारे उसके भी अलग अलग खंड हैं, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा बनी रहेगी। आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एमसीक्यू आपको पूछ लेता हूं कि इस श्रृंखला से बनने वाले जो प्रश्न है इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। पहला है, अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? क्या ये मानसहेरा जो है वो जगह, या शाहबाजगढ़ी अभिलेख, या बोगजक कोई अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख? कौन सा सही है इनमें से, चारों में से? आपको करेक्ट आंसर बताना है ABCD करके। इसके अलावा एक किताब का नाम है रिटर्न्स ऑफ द आर्यन। ये रिटर्न्स ऑफ द आर्यन किताब किसके द्वारा रचित है, इसके बारे में भी आप हमको बताइएगा कि ये किताब जो है किसके द्वारा रचित है, रिटर्न्स ऑफ द आर्यन। क्या ये किताब बाल गंगाधर तिलक की है, भगवान दास गिडवानी की है, मैक्स मुलर की है, या फिर गंगानाथ झा की है? इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जब हम अगले सेशन में आएंगे तो वहां पर भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आज की श्रृंखला में इतना ही, मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका समय शुभ हो और आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।